तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन एंशियंट इंडिया। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर जब हम बात कर रहे थे अबाउट द इमर्जेंस ऑफ द महाजनपद्स, तब हमने देखा था कि वर्ण सिस्टम जो है वो पहले ही लेटर वैदिक एज से ही जो है वो रिजिड था और ज्यादा रिजिड जो है वो होता गया, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिला कि ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस था बाकी सोसाइटी के ऊपर वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुका था। उसी को चैलेंज करने के लिए हमें नए सेक्ट्स का जो है वो राइज देखने को मिला 6th सेंचुरी बीसीई के अराउंड ही, और वो सेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो आज की क्लास में डिटेल के अंदर हम बात करेंगे अबाउट बोथ ऑफ दीज रिलीजन्स की, कैसे इनका इमर्जेंस हुआ, कैसे ये आगे बढ़े और डिक्लाइन का पीरियड भी इनको फेस करना पड़ा, तो वो किस वजह से हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अलावा और क्या रीजन थे इन रिलीजन्स के इमर्ज होने के, तो उसकी बात सबसे पहले करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं। राइज ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ब्रॉट न्यू सोशल क्लासेस लाइक द मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस हु वर डिससैटिस्फाइड विद ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। तो जैसा कि हमने बात की, शूद्रों के अलावा जो हमारी थर्ड वर्ण देखने को मिल रही है वर्ण सिस्टम के अंदर, दैट इज द वैश्यास, वो भी जो है वो डिससैटिस्फाइड थे वर्ण सिस्टम एंड द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से, जिस वजह से हमें उनका जो है दूसरे सेक्ट्स यानी कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की तरफ देखना जो है हमें देखने को मिलता है कि वो उसकी तरफ जो है वो मुड़ रहे हैं। इसके बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द गैंगेटिक प्लेन्स स्पेशली इन द मगध रीजन लेड टू क्वेश्चनिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स। अब यहाँ पे इसको मैं सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों कहने लग रहा हूँ, बिकॉज इससे पहले हम एक अर्बनाइजेशन जो है वो पहले ही देख चुके हैं ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन हड़प्पा, मोहिंजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल एटसेट्रा, कि वहां पर सबसे पहले हमें अर्बन प्लानिंग्स देखने को मिली थी ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। तो इसीलिए इसको हम द सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द महाजनपद्स। इसके बाद ऑब्वियसली रिएक्शन अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक एंड एक्सपेंसिव वैदिक रिलीजन डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स। अब यहाँ पे रिचुअलिस्टिक तो वो थे ही, काफी ज्यादा रिचुअल्स को फॉलो करना, और साथ ही किसी भी रिचुअल को करने के लिए जो है बहुत पैसे की जो है वो जरूरत पड़ती है। कोई यज्ञ वगैरह करवाना हो वो जो है किसी राजा के ही बस की बात होती है, तो काफी एक्सपेंसिव भी जो है हमें देखने को मिलता था वैदिक ट्रेडिशन। तो उस वजह से भी जो हमें देखने को मिलता है बहुत से लोग इन सेक्ट्स यानी कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर चुके थे। रिलीजियस डिसकॉन्टेंट भी देखने को मिलता है। वैदिक रिलीजन emphasizes sacrifices in yaggs like animal killing which may be found in human। काफी सारे लोगों को ये लगा कि भाई एनिमल किलिंग्स वगैरह हो रही हैं तो वो जो है काफी गलत चीज है। तो उन्होंने जो है ये जो हमारे सेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इसके अंदर हमें एज सच कोई सैक्रिफाइसेस देखने को नहीं मिलते हैं। यज्ञ तो होते ही नहीं है तो सैक्रिफाइस कैसे होंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है कि बहुत से लोगों को ये बहुत ही इनह्यूमन तरीका लगा किसी भी चीज को करवाने का यज्ञ के थ्रू, सैक्रिफाइसेस स्पेशली। इसके बाद कास्ट रिजिडिटी एंड वर्ण सिस्टम मार्जिनलाइज्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। तो ये हमें कुछ रीजंस देखने को मिलते हैं जिस वजह से ये सेक्ट्स जो है उभर कर आए, इमर्ज हुए, और बहुत से लोगों ने जो है इनको फॉलो करना शुरू किया था। सबसे पहले बात करते हैं जैनिज्म के बारे में, उसके बाद बढ़ेंगे बुद्धिज्म की तरफ। सबसे पहले राइज ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ 24 तीर्थंकर्स। द फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभनाथ, the 23rd तीर्थंकर was पार्श्वनाथ in 877 BC। 4 वोज हमें यानी कि 4 वादे हमें देखने को मिलते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय एंड अपारिग्रह। अहिंसा का मतलब सबको पता ही है कि नॉन वायलेंस हमें देखने को मिलता है। सत्य का मतलब भी सबको पता है कि द ट्रुथ यानी सच। अस्तेय का मतलब होता है कि नॉन स्टीलिंग, मतलब हम जो है कोई चोरी चकारी का काम नहीं करेंगे। और अपारिग्रह का मतलब होता है नॉन पोजेशन, मतलब किसी भी चीज पे जो है हम अपना अधिकार जो है वो नहीं मानेंगे। तो ये जो है टीचिंग्स हमें द 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थ्रू जो है वो देखने को मिलती है। आगे जाकर द 24th तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने जो है एक टीचिंग इसके अंदर और जोड़ी थी, इसके बारे में हम कुछ देर के अंदर बात करेंगे। और 24th तीर्थंकर जो है हमारे भगवान महावीर, इन्होंने जो है एक बार फिर से रिवाइवल के लिए काम किया था जैनिज्म के, बिकॉज फर्स्ट 23 के बाद जो सबसे फेमस हमें रिफॉर्मर देखने को मिलते हैं दैट इज वर्धमान महावीर फ्रॉम 540 टू 468 BC। तो चलिए एक बार एक बेसिक आइडिया लेते हैं अबाउट द लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर के बारे में। सबसे पहले बर्थ की बात करें 540 BCE एट
Kundangram near Vaishali, Bihar, a Kshatriya family of Natrika clan. Parents Siddharth, इनकी पिताजी का नाम था, and Trishala was his mother's name. Married to Yashoda and had a daughter also. At age 30, he left home to seek the truth. रिनंसिएशन की जो हम अगर हम एज देखें इनकी, तो 30 साल की उम्र में जो है इन्होंने एक तरह से वैराग्य यानी कि सन्यास का जो है वो धारण कर लिया था और नॉलेज के लिए जो है वो घर छोड़कर निकल गए थे. एस्थेटिक लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिस्ड एक्सट्रीम पेनेंस फॉर 12 years एंड अटेन्ड परफेक्ट नॉलेज एट 42. इसको केवल ज्ञान भी जो है वो कहा जाता है. एनलाइटनमेंट की बात करें तो 42 साल की उम्र में जो है इनको एनलाइटनमेंट मिल गया था. प्रीचिंग अगले 30 साल तक जो है नॉर्थ इंडियन रीजन्स में जो है इन्होंने अपनी जो टीचिंग्स इनको मिली, जो नॉलेज इनको मिली, उसको बांटने का जो काम उन्होंने किया वो अगले 30 साल तक किया. और 72 साल की एज में जो है इनकी राजगीर के पास मृत्यु हो जाती है 468 BCE के अंदर. टाइटल्स की बात करें तो महावीर का इनको टाइटल दिया गया है, दैट इज ग्रेट हीरो. जीना यानी कि कॉन्करर का टाइटल दिया गया है. केवलिन का टाइटल दिया गया है ऑमनी प्रेजेंट का, मतलब सर्वस्व जो है ये प्रेजेंट है. ये जो है हमें एक बेसिक आइडिया देखने को मिलता है अबाउट द लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर. इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टीचिंग्स हमें देखने को मिलती हैं भगवान महावीर की तरफ से. पहले 4 वोज जो हैं वो हमें सेम देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक पार्श्वनाथ जी हु वाज द 23rd तीर्थंकर. एक जो है इन्होंने जोड़ा था दैट वाज ब्रह्मचर्य, दैट इज सेलिबेसी एडेड बाय महावीर. बाकी के 4 जो वोज हैं हमें सेम टू सेम देखने को मिलते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय एंड अपरिग्रह. ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जीवन भर विवाह ना करना, उसको हम सेलिबेसी कहते हैं, जिसको महावीर जैन जी ने ऐड किया था अपने वोज के अंदर. पंच महाव्रतास जो है इनको कहा जाता है, 5 ग्रेट वोज फॉर मॉन्क्स. इसके अलावा इनकी बाकी टीचिंग्स की अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है त्रिरत्न यानी कि 3 ज्वेल्स, द पाथ टू लिबरेशन. लिबरेशन यानी कि मोक्ष को जो है हम लिबरेशन कहते हैं. सबसे पहले सम्यक दर्शन, देन सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र. सम्यक का मतलब होता है राइटियस यानी कि सही. तो राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट जो है हमें देखने को मिलता है एज द 3 ज्वेल्स टुवर्ड्स लिबरेशन अंडर द जैनिज्म कल्चर. तो ये जो है हमें एक और टीचिंग देखने को मिलती है फ्रॉम महावीर जैन जी, जो आपकी एनसीईआरटीज के अंदर दी गई है. इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स और टीचिंग्स की अगर बात करें, सबसे पहले अनेकांत वर्ड हमें देखने को मिलता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, दैट इज द ट्रुथ हैज मेनी फेसेट्स और मास्क्स. तो मतलब एक ट्रुथ को जो है वो आप काफी तरह से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ये इस टीचिंग के अंदर हमें दिखाई देता है. स्याद वर्ड हमें देखने को मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिविटी. ईच स्टेटमेंट इज ट्रू इन सम रिस्पेक्ट. हर एक स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं वो कुछ हद तक जो है वो सच होता ही होता है, ये ऐसा महावीर जैन जी का जो है वो कहना था. कर्मा थ्योरी हमें देखने को मिलता है, एवरी एक्शन बाइंड्स कर्म, लिबरेशन बाय रिमूविंग कार्मिक पार्टिकल्स. कुछ कुछ जो है ये भगवत गीता से मिलता है कि कर्म ही जो है, कर्म प्रधान, मतलब हर कार्य जो है वो कर्म है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. और हर कर्म की जो है हमें सजा या फिर जो भी उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस है वो हमें भोगना पड़ता ही है, ऐसा कहना था महावीर जैन जी का. केवल ज्ञान यानी कि ऑमनिसेंस जो इनको प्राप्त हुआ था. अल्टीमेट नॉलेज अटेन्ड आफ्टर रिगरस एसेटिसिज्म. एसेटिसिज्म का मतलब होता है कि काफी सारे जो रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं कि नॉर्मल जीवन ना जीना, बिल्कुल एक भिक्षुक का जीवन जीना, उसको हम एसेटिसिज्म कहते हैं. मतलब दुनियादारी छोड़कर जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं उनको हम एस्थेटिक्स कहते हैं. तो उसी प्रैक्टिस को जो है वो एसेटिसिज्म कहा जाता है. इसके बाद इन द एंड मोक्ष हमें देखने को मिलता है, लिबरेशन. लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ बाय राइट लिविंग. तो ये जो है हमें कुछ और इंपॉर्टेंट टीचिंग्स देखने को मिलती हैं फ्रॉम महावीर जैन. इसके बाद कुछ जैन काउंसिल्स की अगर बात करें जो कि आपकी एनसीईआरटी और नॉर्मल ट्रेडिशंस के अंदर फॉलो की जाती हैं, तो मेनली 2 जैन काउंसिल्स हमें देखने को मिलती है, द फर्स्ट काउंसिल एंड द सेकंड काउंसिल. जो काउंसिल्स हमें देखने को मिलती है यहाँ पर 2, और बुद्धिज्म में भी हमें देखने को मिलेगी. तो उसके अंदर जो है इस रिलीजन यानी इस सेक्ट को लेकर कुछ बहुत बड़े फैसले किए गए, और वो जो सेक्ट है काफी एक मेजर लीप हमें आगे की तरफ देखने को मिलता है, इसीलिए इनको हम काउंसिल्स कहते हैं. अराउंड 300 BCE के अंदर हमें पाटलिपुत्र के अंदर देखने को मिलता है द फर्स्ट काउंसिल, द कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स इनटू 12 अंग्स. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीप हमें देखने को मिला, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमें देखने को मिला यहाँ पे, इसीलिए इस पूरे सिनेरियो को हमें काउंसिल का नाम देते हैं, क्योंकि पहली बार 12 अंगों में जो है महावीर जैन एंड पूरे जैनिज्म की टीचिंग्स को डिवाइड किया गया था इन द फर्स्ट काउंसिल. दैट इज व्हाई दिस होल सिनेरियो इज नोन एज अ काउंसिल.
उसके बाद सेकेंड काउंसिल हमें अराउंड 520 सीई के अंदर देखने को मिलता है इन वल्लभी, गुजरात। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ द जैन कैनन बाय सिद्धांत टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही मेजर लीप जैनिज्म के अंतर्गत, तो इसीलिए हम इसे काउंसिल का जो है वो नाम देते हैं। काउंसिल इज नथिंग बट जहां पर एक बहुत बड़ा फैसला किया जाता है आगे के लिए किसी भी चीज के अंदर, तो उसको हम काउंसिल कहते हैं। तो यहाँ पे जैनिज्म के काउंसिल्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पर एक बड़े फैसले किए गए और उस सेक्ट के अंदर, उस रिलीजन के अंदर हमें एक बहुत ही मेजर लीप देखने को मिला टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो ये हमें द 2 जैन काउंसिल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। मेनली 2 सेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर इन द जैन ट्रेडिशन। तो इनकी ये है क्या, सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं। मीनिंग की बात करें तो व्हाइट क्लैड, हम श्वेत का मतलब व्हाइट होता है, अंबर मतलब होता है कपड़ा। तो सफेद कपड़े वाले जो जैन भिक्षुक यानी कि मॉन्क्स हमें देखने को मिलते हैं वो श्वेतांबर कैटेगरी में आते हैं। और दिगंबर के अंदर जो है पूरी तरह से न्यूड जो हमें भिक्षुक देखने को मिलते हैं जैनिज्म के अंदर, वो हमें द दिगंबर जैन्स देखने को मिलते हैं। स्काई क्लैड इन्हें कहा जाता है, द न्यूड मॉन्क्स। तो ये जो है हमें 2 सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक बार इनके बारे में भी एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, श्वेतांबर मतलब सफेद कपड़े, तो दे वियर व्हाइट क्लोथ्स। और यहाँ पर दे प्रैक्टिस न्यूडिटी अंडर द दिगंबर कल्चर, मतलब नग्न रहने की, न्यूड रहने की जो है यहाँ पे प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। विमेन के बारे में इनका क्या राय था, अगर हम श्वेतांबर की तरफ देखें तो दे कैन अटेन सैल्वेशन यानी कि मोक्ष। यहाँ पर ये मानना था कि विमेन जो है वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। बट दिगंबर के अंदर ये माना जाता है कि दे कैन नॉट अटेन मोक्ष, यानी कि औरतों के लिए मोक्ष है ही नहीं। स्क्रिप्चर्स की बात करें तो श्वेतांबर के अंदर सारे के सारे स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए हैं उसको मान्यता दी जाती है। बट यहां पर ये कहा जाता है कि ये अपने स्क्रिप्चर्स मानते हैं, बट दे कंसीडर इट टू बी लॉस्ट, मतलब जो इनके अपने स्क्रिप्चर्स हैं वो खो चुके हैं, ऐसा इनका मानना है। स्टैच्यू रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो डेकोरेटेड विद ओपन आईज, एंड यहाँ पर हमें प्लेन मेडिटेटिव पोस्चर जो है वो देखने को मिलता है। आगे जाके हम देखेंगे किस प्रकार से, जैसे कि अगर हम एक पिक्चर यहाँ पे देखें तो ये हमें दिगंबर की जो है पिक्चर देखने को मिलती है, दिगंबर सेक्ट की जो है वो पिक्चर देखने को मिलती है। इसके बाद श्वेतांबर्स की बात करें तो श्वेतांबर में हमें कुछ इस प्रकार का जो है वो मॉडल या फिर आइडल जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो है दोनों में हम फर्क देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ज्योग्राफी की बात करें कहां कहां तक कौन फैला था, तो गुजरात एंड राजस्थान के अंदर में शुरुआत के अंदर श्वेतांबर मॉन्क्स का जो है वो ट्रेडिशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर दिगंबर्स वर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आज की डेट में मॉडर्न डे के अंदर भी जो है आपको जो दिगंबर मॉन्क्स हैं वो साउथ इंडिया के अंदर मोस्टली मिलेंगे। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ कैनन की बात करें तो यहाँ पे प्राकृत भाषा का जो है इस्तेमाल किया जाता था, और दिगंबर्स के अंदर संस्कृत का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है दोनों ही सेक्ट्स के बारे में कुछ बेसिक आइडिया एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देम एज वेल हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ और सेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो आगे जाकर डेवलप हुए 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड, नहीं आगे जाकर हमें देखने को मिलते हैं ये बाकी के सेक्ट्स। स्थानकवासी हमें देखने को मिलते हैं जिनके अंदर हमें आइडल वर्शिप जो है वो देखने को नहीं मिलती, ओनली फोकस इज ऑन मेडिटेशन। इसके बाद 13 पंथ हमें देखने को मिलता है, रिफॉर्मिस्ट ब्रांच फ्रॉम स्थानकवासी फाउंडेड बाय आचार्य भिक्षु इन 18th सेंचुरी। मेनली जो अंग्रेजों का समय था उस समय पर ये सेक्ट जो है हमें बनता हुआ दिखाई देता है। और मेडिवियल टाइम के अंदर हमें यापानिया नाम का एक और सेक्ट देखने को मिलता है जो आज की डेट के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुका है। नाउ एक्सटिंक्ट, इट ओनली एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवियल टाइम्स। तो ये जो है हमारे कुछ सेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जैनिज्म कल्चर के अंदर। इसके बाद स्प्रेड की बात करें कैसे जैनिज्म फैला, तो बहुत से लोगों को आपको पता ही होगा, यूपीएससी सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जो है उन्होंने भी जैनिज्म का जो है वो अनुग्रह किया था, मतलब अपनाया था अपने लेटर फेज के दौरान। आगे जाकर हम देखते हैं कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने जो है वो बुद्धिज्म अपनाया था, बट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म जो है वो अपनाया था। स्प्रेड की बात करें तो ज्योग्राफिकल स्प्रेड हमें देखने को मिलता है इनिशियली इन बिहार। बुद्धिज्म भी हमें शुरुआत के अंदर बिहार की तरफ ही फैलता हुआ दिखता है। देन गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश के अंदर तक हमें देखने को मिलता है द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। और ऐसा क्यों, शुरुआत के अंदर हमें बिहार के अंदर ही क्यों देखने को मिला? दिस वाज बिकॉज इट हैड अ मौर्यन कनेक्शन। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम अ जैन, माइग्रेटेड टू श्रावण बेलागोला विद भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है उनके साथ के
हमें देखने को मिलते हैं। उनके साथ ये दोनों लोग जो है जैनिज्म अपनाकर जंगलों की तरफ चले गए थे और वहीं पर जो है इन्होंने अपना देह त्याग भी किया था। तो ये हमें देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड जैनिज्म, इस वजह से हमें देखने को मिलता है एक वाइल्ड फायर की तरह जैनिज्म उस समय पर स्प्रेड होता है। आगे जाकर हम बात भी करेंगे क्यों इतने जरूरी हैं चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। अगली क्लास है हमारी द मौर्यन एम्पायर के बारे में, उसमें हम देखेंगे कि कैसे पहली बार जो है ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट केम अंडर वन सेंट्रलाइज्ड रूल। तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंस जो है वो पता चलेगी कि यहाँ पर एक सम्राट के ये अपनाने की वजह से जो है इतनी तेजी से कैसे जैनिज्म फैला, आप तब समझेंगे जब आप जानेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। डायनेस्टिक सपोर्ट हमें देखने को मिलता है खारावेल ऑफ कलिंग, हाथी गुम्फ इंस्क्रिप्शन जो है हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर इन्होंने जैनिज्म को जो है वो प्रमोट किया था। कलिंग के अंदर हमें खारावेल नाम के जो है व्यक्ति देखने को मिलते हैं, वाज अ पेट्रन ऑफ जैनिज्म। इसके बाद सपोर्टेड बाय लोकल मर्चेंट कम्युनिटीज स्पेशली इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। जो मर्चेंट क्लास थी जिसको हम वर्ण सिस्टम के अंदर जो है वैश्य कैटेगरी में रखते थे, उन्होंने जो है मोस्टली जैनिज्म जो है वो अपनाया था। तो ये जो है हमें कुछ इस प्रकार से स्प्रेड देखने को मिलता है जैनिज्म का। इसके बाद हमें डिक्लाइन का एक फेज भी देखने को मिलता है जैनिज्म का, वो क्यों हुआ था उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेन रीजन, द कोर रीजन बिहाइंड द फॉल ऑफ जैनिज्म वाज इट्स वेरी रिगरस एसेटिसिज्म। मतलब कुछ इस प्रकार का वहां पे हमें वैराग्य देखने को मिलता है कि आपको हर चीज की जो है वो ऑलमोस्ट मनाही देखने को मिलती है। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है रिजिड एसेटिसिज्म, हार्ड टू फॉलो फॉर कॉमन पीपल, लैक ऑफ मास अपील, अनलाइक बुद्धिज्म इट रिमेन्ड कन्फाइंड टू एलीट एंड मर्चेंट क्लासेस। आगे जाकर जब हम देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में तो वहां पर हम देखेंगे एक बहुत बड़े तबके को जो है बुद्धिज्म जो लोगों को अपनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किया। और बुद्धिज्म के अंदर हमें इतना रिगरस एसेटिसिज्म देखने को नहीं मिलता है कि आपको यही करना है, आपको जो है कुछ भी सब कुछ छोड़ देना है, वो इतना हमें बुद्धिज्म के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए इट वाज इजियर टू फॉलो, इसीलिए एक बड़ा तबका जो है हमें बुद्धिज्म के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है अनलाइक जैनिज्म। इसके बाद कंपटीशन फ्रॉम बुद्धिज्म, ऑब्वियसली दो सेक्ट्स अगर साथ साथ ऊपर बढ़ रहे हैं तो दोनों में कंपटीशन तो होगा ही। मोर लिबरल एंड फ्लेक्सिबल, जैसे कि मैंने बात की बुद्धिज्म वाज अ मोर फ्लेक्सिबल सेक्ट, यहाँ की यानी कि वहां पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी किसी भी चीज के लिए, इसलिए लोगों को वो फॉलो करना ज्यादा इजी लगा एज कंपेयर टू जैनिज्म। इसके बाद हमें देखने को मिलता है सेक्टेरियन डिविजन्स वीकेंड द मूवमेंट, काफी सारे सेक्ट्स में जो है यहाँ पे डिवाइड हो गया था जैनिज्म आगे जाकर, जिस वजह से और ज्यादा मुश्किल हुई उसको फैलाने के अंदर। ब्राह्मणिकल रिवाइवल, आगे जाकर जब हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे तब हम देखेंगे कैसे हमें शैविज्म एंड वैष्णविज्म का जो है एक बार फिर से रिवाइवल यानी कि राइज देखने को मिलता है। उस समय पर हिंदुइज्म का राइज हुआ, तो उस वजह से हमें इन दोनों का ही बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का डिक्लाइन जो है वो देखने को मिलता है। गुप्ताज एंड अदर्स सपोर्टेड हिंदुइज्म, एंशिएंट टाइम से ही हमें देखने को मिलता है गुप्ता रूलर्स लाइक चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य एंड समुद्रगुप्त, वो जो है टॉलरेंट जरूर थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के लिए, बट दे वर मोर ब्राह्मणिकल, अपने कल्चर को जो है उन्होंने बहुत ज्यादा स्प्रेड किया था बिकॉज काफी ज्यादा पावरफुल रूलर्स भी थे वो लोग। इस वजह से हमें देखने को मिलता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का एक डिक्लाइन का दौर हमें गुप्ता पीरियड के बाद से ही स्टार्ट होता दिखाई देता है। लॉस ऑफ रॉयल पैट्रनेज इन लेटर पीरियड्स, तो ये जो है हमें कुछ रीजंस देखने को मिलते हैं बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं कि बुद्धिज्म कैसे इमर्ज हुआ, कैसे वो अपने गोल्डन पीक एज के टाइम पे कैसा था एंड उसका भी डिक्लाइन हमें किस तरह से देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड एंड राइज ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। तो सिमिलर सा ही हमें देखने को मिलेगा जैनिज्म के टाइम जब हमने बात की थी कि क्या क्या रीजंस थे बुद्धिज्म के आने के, ऑलमोस्ट सिमिलर रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर भी यहाँ पर वन लाइनर्स हैं तो पढ़ लेते हैं। रिचुअलिज्म ऑफ वैदिक रिलीजन हमें देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स यज्ञास एंड मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इमर्जेंस ऑफ सिटीज एंड डिजायर फॉर एथिकल लिविंग, एम्फेसिस ऑन अहिंसा, ट्रुथ एंड मेडिटेटिव डिसिप्लिन, सबके बारे में जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देख लेते हैं फिर भी एक बार। सोशल इनइक्वालिटीज प्रेवलेंट अंडर द वर्ण सिस्टम, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। राइज ऑफ आर्टिसन एंड मर्चेंट क्लासेस हु सॉट सिंपलर डॉक्ट्रीन्स एंड
सेकेंड अर्बनाइजेशन, एक बार फिर से वर्ड आया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ सेकेंड अर्बनाइजेशन हम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज इससे पहले हमें हड़प्पा पीरियड के अंदर अर्बन प्लानिंग्स जो है वो पहले ही दिख चुकी थी। हड़प्पा से आई मीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा इज जस्ट अ साइट इन द इंडस वैली जस्ट लाइक मोहनजोदाड़ो, लोथल एंड धोलावीरा। तो उसके अंदर हमें पहले ही द फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है उसको कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तो उसके अंदर हमें पहले ही अर्बन प्लानिंग जो है दिख जाती है, इसीलिए इस फेज को जो है हम सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है वो कहते हैं। अराउंड द गंगा बेसिन एंड एम्फेसिस ऑन अहिंसा, ट्रुथ एंड मीडिएटिव डिसिप्लिन हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो है कुछ रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ बुद्धिज्म हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो हमारे सबसे फेमस हमें देखने को मिलते हैं प्रीचर ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज वो लॉर्ड बुद्ध हिमसेल्फ। तो उनके बारे में जो है एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, बर्थ की बात करें तो 563 BCE एट लुम्बिनी, मॉडर्न डे नेपाल। इससे पहले जब हम कल बात कर रहे थे अबाउट द इमर्जेंस ऑफ महाजनपद, तब हमने देखा था कि बिंबिसार जो है ही वॉज कंटेम्प्ररी टू द बुद्ध, मतलब बुद्ध और बिंबिसार द फर्स्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, दे वर कंटेम्प्ररीज, मतलब साथ साथ जो है वो रह रहे थे इस समय पे, इस टाइम पीरियड के अंदर। क्लैन की बात करें तो शाक्य क्षत्रिय हमें देखने को मिलते हैं। असली नाम जो है इनका दैट इज सिद्धार्थ गौतम। द 4 साइट्स हमें देखने को मिलती है, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी एंड एस्थेटिक। रिनंसिएशन की बात करें तो महावीर जैन 30 साल की उम्र में निकले थे, यहाँ पे ये 29 साल की उम्र में जो है वो निकल गए थे। लेफ्ट द पैलेस टू सीक ट्रुथ एंड एनलाइटनमेंट जो है इनको, हालांकि महावीर जैन ये जल्दी मिल गई थी, एट एज 35 अंडर द बोधि ट्री एट बोध गया आफ्टर इंटेंस मेडिटेशन ऑफ 6 years। टाइटल्स अर्न बुद्ध द एनलाइटेड वन, तथागत एंड शाक्यमुनि हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट सरमन की बात कर रहे हैं एट सारनाथ टू 5 डिसाइपल्स, 5 लोगों को जो है पहली बार इन्होंने प्रीचमेंट दी थी अबाउट ट्रू नॉलेज। डेथ की बात करें तो एट कुशीनगर एट 80 years ऑफ एज इन 483 BCE। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है एक बेसिक आइडिया अबाउट गौतम बुद्ध। एक बार जो है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है, काफी वन लाइनर्स हैं। तो खास करके यूपीएससी के प्री में, प्रीलिम्स के अंदर काफी पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, वन लाइनर्स हैं बिकॉज, तो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्ध की बात करें, द 4 नोबल ट्रूथ्स दैट इज आर्य सत्य, मतलब कि यही है जो सत्य है। सबसे पहले दुखा, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, बिल्कुल सही बात की है ये बुद्ध ने। लाइफ जो है दैट इज फुल ऑफ सफरिंग्स, उन सफरिंग्स से हम कैसे डील करते हैं ये हमारे ऊपर है, ऐसा बुद्ध जी का कहना था। इसके बाद समुदय हमें देखने को मिलता है, दैट इज डिजायर और तृष्णा इज द कॉज ऑफ सफरिंग। लाइफ तो सफरिंग से भरी हुई है, बट उस सफरिंग का कॉज क्या है, दैट इज तृष्णा, दैट इज डिजायर। मतलब अलग अलग हमारे डिजायर्स की, हमें ये भी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें घर चाहिए, ये जो है सफरिंग का हमें सबसे प्राइम कॉज देखने को मिलता है, ऐसा बुद्ध भगवान का मानना था। इसके बाद निरोध उन्होंने कहा, दैट इज सेसेशन ऑफ सफरिंग इज पॉसिबल, मतलब सफरिंग से छुटकारा पाना भी जो है वो पॉसिबल है, ऐसा बुद्ध भगवान ने कहा था। इसके बाद मग वो कहते हैं, पाथ टू सेसेशन इज द 8-fold पाथ, मतलब छुटकारा पाने का जो पाथ है वो हमें 8-fold पाथ के अंदर दिखाई देता है। अब ये 8-fold पाथ क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। द 8-fold पाथ ऑल्सो नोन एज अष्टांगिका मार्ग consists of 8 teachings, that is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration। ये भी जो है हमें 3 सेक्ट्स के अंदर डिवाइडेड दिखते हैं, विजडम, एथिक्स एंड मेडिटेशन। इन तीनों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं डिवाइडेड ये 8 टीचिंग्स। राइट व्यू एंड राइट इंटेंशन हमें विजडम के अंदर दिखाई देता है, राइट स्पीच, एक्शन एंड लाइवलीहुड हमें एथिक्स के अंदर दिखाई देते हैं, राइट एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन हमें मेडिटेशन के अंदर जो है वो दिखाई देते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये 8-fold पाथ, जिससे जो है हमें सफरिंग से छुटकारा मिल सकता है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद अदर टीचिंग्स की बात करें और क्या क्या बुद्ध भगवान ने कहा था, दैट वाज अहिंसा, नॉन वायलेंस, जैसा कि हमें इससे पहले जैनिज्म के अंदर भी देखने को मिला। कुछ कुछ सिमिलर चीजें आपको हर सेक्ट यानी हर रिलीजन के अंदर मिल जाएगी। सेंट्रल एथिकल कोड, कर्म एंड रीबर्थ हमें देखने को मिलता है, एक्शंस डिटरमाइन द फ्यूचर बर्थ, आपके इस जन्म के एक्शंस जो आपके अगले जन्मों के जो आप बनेंगे अगले जन्मों में आके, उसकी जो है वो नींव रखते हैं, ऐसा बुद्ध भगवान का कहना था। योर एक्शंस डिटरमाइन योर फ्यूचर बर्थ्स। इसके बाद
निर्वाण हमें देखने को मिलता है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब जन्म और मृत्यु के साइकिल से ही छुटकारा पाना, उसको हम कहते हैं निर्वाण। इसके बाद मिडिल पाथ हमें देखने को मिलता है, मध्यम मार्ग जिसको हिंदी में कहा जाता है। इसके अंतर्गत कि आपको एक्सट्रीम एसेटिसिज्म फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपनी नॉर्मल हाउस होल्ड लाइफ के अंदर भी जो है वो टीचिंग्स ग्रहण कर सकते हैं। अवॉइड्स एक्सट्रीम्स ऑफ इंडल्जेंस एंड एसेटिसिज्म। अनंत हमें देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे सोल का जो है वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, जैसे हमें ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में देखने को मिलता है सोल का कॉन्सेप्ट, उसको जो है यहाँ पे नकार दिया गया है। डिनायल ऑफ परमानेंट सेल्फ अनलाइक ब्राह्मण आत्मन कॉन्सेप्ट। इसके बाद अनेका हमें देखने को मिलता है, एवरीथिंग इज ट्रांजिटोरी, मतलब टेम्पररी, हर चीज जो है इस दुनिया के अंदर वो टेम्पररी है। ये दुनिया भी और हम खुद भी एक ना एक दिन मरना ही है, इस दुनिया को भी एक ना एक दिन खत्म होना ही है, ऐसा बुद्ध भगवान का कहना था। इसके बाद दुखा सफरिंग, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ऑल द एग्जिस्टेंस इज अनसेटिस्फैक्टरी। तो ये जो है हमें कुछ और टीचिंग्स हमें देखने को मिलती है फ्रॉम लॉर्ड बुद्ध। इसके बाद जैसा हमें 2 काउंसिल्स जैन रिलीजन के अंदर देखने को मिले, वैसे ही हमें 4 काउंसिल्स यहां पे देखने को मिलते हैं अंडर द बुद्धिस्ट कल्चर। सबसे पहले हमें 483 बीसी के अंदर राजगृह में अजात शत्रु के अंतर्गत देखने को मिलता है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसके बारे में हम द इमर्जेंस ऑफ महाजनपद वाली क्लास के अंदर भी बात कर चुके हैं। जो पहला हमें काउंसिल देखने को मिलता है बुद्धिस्ट काउंसिल, वो जो है अजात शत्रु के रेन के दौरान देखने को मिलता है। कंपाइलेशन ऑफ बुद्धाज टीचिंग्स, विनय पिटका एंड सूत पिटका। ये जो है हमें पहली काउंसिल के अंदर एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो देखने को मिलता है। दैट इज व्हाई दिस होल सिनेरियो इज नोन एज काउंसिल। काउंसिल के बारे में पहले भी समझा चुका हूं कि इन इवेंट्स को जो है हम काउंसिल क्यों कहते हैं, बिकॉज इन रिलीजन्स के लिए जो है बहुत बड़े डिसीजंस लिए गए, और आगे जो हमें देखने को मिलते हैं रिलीजन्स, वो इन डिसीजंस के ऊपर जो है वो बेस्ड है। दैट इज व्हाई दीज इवेंट्स आर नोन एज काउंसिल्स। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड काउंसिल वाज इन 383 बीसी अंडर कालाशोक। कालाशोक अगर आप भूल रहे हो तो हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर शिशुनाग के बाद कालाशोक ने जो है वो रेन किया था, मतलब राज किया था। और वैशाली के अंदर हमें देखने को मिलता है द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर द रूल ऑफ कालाशोक। डिवीजन ओवर मोनास्टिक रूल्स लेड टू स्कीमिज्म हमें देखने को मिलता है। 2 सेक्ट्स के बीच में हमें 2 अलग अलग सेक्ट्स हमें यहां से देखने को मिलते हैं बुद्धिज्म के अंदर। थर्ड हमारा 250 बीसी के अंदर पाटलिपुत्र में अशोक के रेन के दौरान कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटका एंड मिशनरी वर्क वाज इनिशिएटेड। यहां से हमें देखने को मिलता है अशोक ने जो है अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को जो है सबसे पहले श्रीलंका जो है वो भेजा था बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। तो यहां से हमें देखने को मिलता है थर्ड काउंसिल के अंदर कि मिशनरी एक्टिविटीज जो है यहां से स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद फोर्थ काउंसिल हमें फर्स्ट सी के अंदर कनिष्क के रूल के दौरान देखने को मिलता है। फाइनल डिवीजन इनटू हीनयान एंड महायान। जो यहाँ पे जो सेक्ट्स हमें डिवाइड होते हुए दिखते हैं इन द सेकेंड काउंसिल, उनको जो है यहाँ पे नाम दे दिया गया हीनयान एंड महायान सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ हमें सबसे पहली बार डिवीजन जो है इस सेक्ट के अंदर देखने को मिलता है इन बुद्धिज्म ऑल्सो इन द फोर्थ काउंसिल। तो ये जो है हमें चारों के चारों काउंसिल्स देखने को मिलते हैं अंडर द बुद्धिज्म सेक्ट। इसके बाद सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, जैसे कि मैंने बात की, फोर्थ काउंसिल अंडर द रूल ऑफ कनिष्क हमें देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म को 2 सेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। हालांकि एक सेक्ट और हमें देखने को मिलता है वज्रयान, इसके बाद उसके बारे में भी बात करेंगे, बट मेनली 2 सेक्ट्स हमें फोर्थ काउंसिल के अंदर देखने को मिलते हैं डिवाइडेड। फर्स्ट वाज हीनयान एंड सेकंड वाज महायान। दोनों के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। strict adherence to original teachings, focus on individual salvation through self effort. Buddha is a teacher, not divine. Use of Pali texts popular in Sri Lanka, Myanmar, Thailand and Cambodia. तो ये जो है हमें देखने को मिलता है हीनयान के अंदर strict adherence, मतलब कि strict followation of original texts of Buddha, ये हमें देखने को मिलता है in the हीनयान sect. Focus on individual salvation, मतलब खुद की मोक्ष के लिए जो है यहाँ पे सेल्फ एफर्ट के थ्रू आप काम करेंगे इन द हीनयान कल्चर। एंड बुद्ध को जो है एज अ टीचर यहाँ पे प्रीच किया जा रहा है, मतलब एज अ टीचर दिखाया जा रहा है, नॉट अ डिवाइन एंटिटी। तो यहाँ पे हमें हीनयान के अंदर ये देखने को मिलता है। बट महायान में जो है ये चीज चेंज हो जाती है। एम्फेसिस ऑन बोधिसत्वास एंड यूनिवर्सल सैल्वेशन, मतलब सब लोगों का एक साथ हमें मोक्ष की यहाँ पे बात करती हुई दिखाई दी जाती है। इसके बाद बुद्ध को जो वर्शिप किया जा रहा है यहाँ पे, दैट इज as a god or a divine personality. Buddha is worshipped as a god or a savior. Emergence of icon worship, use of Sanskrit texts and spread to
चाइना, कोरिया, जापान एंड तिब्बत। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। इसके बाद एक सेक्ट और हमें देखने को मिलता है जो कि आगे जाकर इमर्ज हुआ, दैट वाज वज्रयान, इमर्ज्ड इन लेट 7th to 8th centuries CE in India and Tibet. Worship of female deities, use of mantras, tantras and rituals, important in Tibetan Buddhism. तिब्बत के अंदर जो है मेनली हमें वज्रयान बुद्धिज्म सेक्ट जो है वो फॉलो होता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो है हमारे बुद्धिज्म के सेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं मिलिंदा पान्हो के बारे में थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले हमें त्रिपिटक देखने को मिलता है, दैट इज 3 बास्केट्स इन द पाली लैंग्वेज। विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम्म पिटक जो है हमें 3 पिटक्स के अंदर ये देखने को मिलता है द बुद्धिस्ट लिटरेचर। विनय पिटक के अंदर रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, मतलब क्या क्या उन्हें फॉलो करना है, कैसे उन्हें प्रीचमेंट करनी है, कैसे इस बुद्धिस्ट कल्चर को जो है आगे बढ़ाना है मॉन्क्स के थ्रू, ये जो है हमें विनय पिटक के अंदर लिखा हुआ दिखाई देता है। सुत पिटक में हमें देखने को मिलता है डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्ध, एंड इसके बाद अंत में हमें अभिधम्म पिटक देखने को मिलता है फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ द टीचिंग्स, जो हमें अशोक के समय पे बनते हुए दिखाई देते हैं इन द 3rd काउंसिल ऑफ द बुद्ध कल्चर। इसके बाद अदर टेक्स्ट की बात करें तो मिलिंदा पान्हो, डायलॉग बिटवीन मेनेंदर, दैट इज अ ग्रीक किंग एंड मॉन्क नागसेन। जातक कथाएं हमें देखने को मिलती है, स्टोरीज ऑफ बुद्ध प्रीवियस बर्थ, बुद्ध के प्रीवियस बर्थ यानी कि पुनः पिछले जन्मों में जो है उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हमें जातक कथाएं जो है वो सुनाई जाती हैं। इसके बाद महावंसा एंड दीपा वंसा हमें देखने को मिलता है श्रीलंका के अंदर। क्रॉनिकल्स हैं ये, मतलब और कहानियां बुद्धिज्म के बारे में श्रीलंकन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें दिखाई जाती हैं इन द महावंसा एंड द दीपावंसा। इसके बाद बुद्ध चरित्र हमें देखने को मिलता है, एपिक ऑन बुद्ध's लाइफ बाय अश्वघोष। अश्वघोष जो है राइटर थे, संस्कृत के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में एक बेसिक आइडिया अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस। इसके बाद स्प्रेड की बात करें तो ऑब्वियसली सबको ही पता होगा 261 बीसीई के बाद जो है चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने कलिंग के युद्ध के बाद बुद्धिज्म जो है वो धारण कर लिया था, और वहां से हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही वाइल्ड फायर की तरह बुद्धिज्म स्प्रेड होता है इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज वेल एज द अदर कंट्रीज टू। इन इंडिया सपोर्टेड बाय द मौर्याज, स्पेशली अशोक, सातवाहना, कुशानाज एंड इनिशियली बाय द गुप्ता, स्पेशली श्रीगुप्त एंड घटोत्कच। आगे जाकर चंद्रगुप्त द फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, ये जो है टॉलरेंट जरूर थे जैसा कि मैंने बात की, बट ज्यादा इन्होंने फैलाने का काम किया नहीं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को। अपने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को ही जो है इन्होंने आगे जाकर भी फॉलो किया था। अशोका सेंट मिशनरीज टू श्रीलंका, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ मोनेस्ट्रीज यानी कि विहार हम उन्हें कहते हैं अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया के अंदर कुछ इस प्रकार से जो है हमें स्प्रेड देखने को मिलता है। आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात करें, श्रीलंका के अंदर से हम बात कर चुके हैं, अशोक ने जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है भेजा था बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में थ्रू ट्रेडर्स एंड मॉन्क्स, तिब्बत के अंदर हमें वज्रयान बुद्धिज्म देखने को मिलता है, एंड जापान एंड कोरिया में थ्रू महायान फ्रॉम द चाइना हमें देखने को मिलता है। सेंट्रल एशिया एंड चाइना के अंदर हमें द सिल्क रूट के थ्रू देखने को मिलती है कि कैसे सिल्क रूट के थ्रू हमें बुद्धिज्म का जो है वो फॉलोएंस देखने को मिलता है। सिल्क रूट के बारे में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम जब घुसेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर तब उसमें डिटेल के अंदर बात करें कि सिल्क रूट के थ्रू बुद्धिज्म जो है वो कैसे फैला और सिल्क रूट का मेन पर्पस था क्या। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है कि स्प्रेड कैसे हुआ हमारा बुद्धिज्म जापान कोरिया के अंदर, जैसे मैंने बात की थ्रू महायान बुद्धिज्म फ्रॉम चाइना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिक्लाइन कैसे होता है हमारा बुद्धिज्म का इंडिया के अंदर। जैसे कि हमें कुछ रीजंस देखने को मिले जैनिज्म के कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एंड रिगरस एसेटिसिज्म देखने को मिलता है। यहां पर क्या रीजंस है, चलिए बात करते हैं। लॉस ऑफ रॉयल पैट्रनेज आफ्टर द गुप्ताज, रिवाइवल ऑफ हिंदूज एंड राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में हम बात करेंगे कैसे हमें राइज देखने को मिला हिंदुइस्ट रिचुअल्स का, हिंदुइस्ट ट्रेडिशंस का। तो वहां से हमें दोनों जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों का ही डिक्लाइन देखने को मिलता है। करप्शन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है, आज के समय पे भी करप्शन कहाँ नहीं है, तो वहां पे भी हमें देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट विहारास के अंदर लोगों के बीच में आपस में ना बनना, करप्शन होना, ये जो है हमें देखने को मिलता है डिक्लाइन का एक और कारण। रिजिड रिचुअल्स एंड फिलोसॉफिकल कॉम्प्लेक्सिटी इन महायान एंड द वज्रयान sects of Buddhism.
competition from Jainism and Hindu sects, and the destruction of monasteries by invaders like like बख्तियार खिलजी in 1193 CE, जिसके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे जब हम बढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री की तरफ कि कैसे 1191-92 में तराइन के युद्धों के बाद जो है मोहम्मद घोरी का इंडिया में इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा बढ़ता है, और आगे जब वो बढ़ते हैं बिहार की तरफ तो वहां पर वो नालंदा विश्वविद्यालय, इसको कुमारगुप्त फर्स्ट ने स्थापित किया था, उसको जो है पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। मेनली खत्म तो बख्तियार खिलजी करते हैं, बट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मोहम्मद घोरी। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है इस प्रकार से डिक्लाइन हुआ था बुद्धिज्म का। हालांकि आज की डेट में इतना ज्यादा हमें जितना जैन ट्रेडिशन जो है कम देखने को मिलता है उतना कम नहीं है बुद्धिज्म, बट फिर भी उस समय के हिसाब से हमें डिक्लाइन का पीरियड ही देखने को मिला बुद्धिज्म का। तो ये जो है दोनों ही सेक्ट्स के बारे में अबाउट द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इसके बाद कंट्रीब्यूशन एंड इंपैक्ट एक और हमारा टॉपिक बच जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। बुद्धिज्म का क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन कल्चर के अंदर। इट प्रमोटेड इक्वालिटी, condemned rituals, animal sacrifice and caste barriers, promoted ethical conduct and non-violence। दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के अंदर। हमें क्या देखने को मिला कि रिचुअलिस्टिक अप्रोच को जो है इन्होंने साइडलाइन किया और एनिमल किलिंग्स को भी जो है इन्होंने कंडेम किया और रोका अपने सेक्ट्स के अंदर। इसके बाद इट ऑल्सो प्रमोटेड एथिकल कंडक्ट एंड नॉन वायलेंस, क्योंकि दोनों के अंदर ही जो है सबसे पहला ट्रूथ जो हमें देखने को मिलता है दैट इज अहिंसा। इसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्रमोटेड टॉलरेंट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस दैट इज अशोक्स धम्म। अशोक के जो धम्म है हमें देखने को मिलता है उनके इंस्क्रिप्शंस में, खासकर उनके रॉक एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस में, उसके अंदर जो टीचिंग्स हैं अशोक की कि कैसे एक राइट गवर्नेंस चलाई जाए, दैट आर इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धिज्म ओनली, बिकॉज अशोक आफ्टर 261 BC आफ्टर द कलिंगा वॉर ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म। तो ये हमें देखने को मिलता है। फॉस्टर्ड पैन एशियन डिप्लोमेसी एंड कल्चर। इसके बाद कुछ और चीजें हमें देखने को मिलती है लाइक द मॉन्यूमेंट्स विच आर नोन एज स्तूपास। आर्किटेक्चर की बात करें सांची, भैरूत एंड अमरावती के अंदर हमें स्तूपास देखने को मिलते हैं। इसके बाद मोनेस्ट्रीज यानी विहारास हमें देखने को मिलते हैं, और चैत्यास जो है हमें देखने को मिलते हैं इन द आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट कल्चर। लिटरेचर की बात करें तो पाली एंड संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं। इन्फ्लुएंस्ड ईस्ट एशियन स्क्रिप्चर्स। आइकोनोग्राफी, अर्ली एनिकॉनिक फेज दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड लेटर आइकॉनिक फेज हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें पहली बार बुद्ध भगवान की इमेजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है इनका कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन। इसके बाद फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो स्प्रेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपैशन, सेल्फ कंट्रोल एंड डिटैचमेंट्स एंड इन्फ्लुएंस मॉडर्न थिंकर्स लाइक अंबेडकर एंड गांधी। गांधी जी का जो अहिंसा का हमें देखने को मिलता है, उनका फॉलोएंस टुवर्ड्स नॉन वायलेंस, वो जो है हमें इंस्पायर्ड दिखता है फ्रॉम बुद्धिज्म। तो ये जो है हमारी दोनों ही सेक्ट्स के बारे में बातचीत खत्म हुई अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, कैसे ये इमर्ज हुए, कैसे जो है ये आगे बढ़े और कैसे हमें डिक्लाइन का फेज जो है इनका देखने को मिला फ्रॉम द 6th century BC। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द मौर्यन एम्पायर। कैसे जो है हमें देखने को मिलता है एक लड़का आकर, चंद्रगुप्त मौर्य इसका नाम था, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, वो जो है नंद वंश जो कि आखिरी प्री मौर्यन डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है मगध साम्राज्य के अंदर, उसको जो है हटाकर ओवरथ्रो करके कैसे अपना साम्राज्य जो है वो खड़ा करता है वो लड़का, और आगे जाकर इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेशियस डायनेस्टीज ऑफ ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम्स। और उस समय पर पहली बार almost the entire Indian subcontinent came under one centralized rule, and that rule is today known as the Mauryan Empire। डिटेल के अंदर हम बात करेंगे उनके 3 सबसे महान राजाओं के बारे में, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड सम्राट अशोक। उसके बाद कैसे जो है डिक्लाइन हमें देखने को मिला मौर्यन एम्पायर का, कैसी रही उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे इतने बड़े साम्राज्य को जो है वो चला पा रहे थे, सबके बारे में बात करेंगे। स्पेशल मेंशन टू चाणक्य भी होगा उसके अंदर की कैसे उन्होंने जो है पूरा समेट कर रखा इतने सालों तक मौर्यन एम्पायर और अखंड भारत के उनके सपने को, सबके बारे में बात करेंगे डिटेल के अंदर अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।